नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिदमिक इन्वेस्टमेंट। एडवर्ड एंड सुनील छारी ये दोनों रोजारी बायोटेक लिमिटेड के फाउंडर हैं। दोनों का करंटली 42% स्टेक है कंपनी में। ठीक है, 2003 में दोनों ने पार्टनरशिप में ये कंपनी चालू की थी। तब उसका नाम था रोजारी लैबटेक लिमिटेड। ठीक है, दोनों ही बेसिकली केमिकल इंजीनियर है और मोर देन 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है उन लोग को केमिकल स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, 2009 में ये कंपनी का नाम हो गया रोजारी बायोटेक लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली एक B2B कंपनी है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। मतलब कि ये अपना प्रोडक्ट एंड कस्टमर को नहीं बेचते, ये बिजनेस को बेचते हैं और कोई बिजनेस अपना लेबल लगा के एंड कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, बेसिकली कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो 3 तरह के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। पहला है होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, जिसको ये लोग HPPC बोलते हैं। दूसरा है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल और तीसरा है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, HPPC में से कंपनी का 47% रेवेन्यू आ जाता है, टेक्सटाइल में से 44% रेवेन्यू आ जाता है और एनिमल हेल्थ जो एक छोटा सा पोर्शन है 9% रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, अगर डिटेल में हम देखें ये हर सेगमेंट को, तो HPPC में कौन सी इंडस्ट्री आती है वो है सोप्स, पेंट्स, कोटिंग्स, वाटर ट्रीटमेंट, सिरामिक्स, पेपर्स, सीमेंट एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये इसका क्लाइंट है, मतलब कि कस्टमर है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए ये सोप्स, डिटर्जेंट, सैनिटाइज़र ये सब सप्लाई करते हैं और हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना टैग लगा के एंड कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, तो हर सेगमेंट में ऐसे ही काम होता है। टेक्सटाइल केमिकल में अगर आप देखेंगे तो उसमें इंडस्ट्री है कॉटन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, वूल, डेनिम एक्सेट्रा, ये सबको केमिकल सप्लाई करता है ये रोजारी बायोटेक लिमिटेड। एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में देखेंगे तो पोल्ट्री न्यूट्रिशन एंड पेट केयर का भी सेगमेंट है, तो वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, रोजारी बायोटेक का 18+ कंट्री में ऑपरेशन है, लेकिन मैक्सिमम रेवेन्यू अभी कंपनी का इंडिया में से ही आ रहा है। 86% रेवेन्यू अगर रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से देखें फाइनेंशियल ईयर 19 का, तो वो डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में से आ रहा है। 14% रेवेन्यू आउटसाइड कंट्री में से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने रेवेन्यू ब्रेकअप दिया हुआ है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। आप देख सकते हो होम एंड पर्सनल केयर में से 47% रेवेन्यू आता है, टेक्सटाइल केमिकल में से 44% आ रहा है रेवेन्यू और एनिमल हेल्थ में से 9% रेवेन्यू आ रहा है एज ऑन मार्च 2020। ठीक है, ये एक B2B कंपनी है, इसके प्रमोटर के पास 42% स्टेक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दोस्तों आप देखते हैं कि उसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है। कंपनी के पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 2 जगह पे, पहली है सिलवासा में और दूसरी है दादरा एंड नगर हवेली में। ठीक है, अभी ऑन गोइंग कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है दहेज में, गुजरात में है जो कि, और वो मार्च 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा प्रमोटर ने रिसेंट इंटरव्यू में बोला है। अब जो दहेज में कैपेक्स प्लान चल रहा है उसके बाद कंपनी की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएंगी और नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स तक ये कंपनी का प्लांट चल जाएगा। ठीक है, मतलब कि रेवेन्यू मीट कर पाएगा नेक्स्ट 4 to 5 ईयर तक, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने रिसेंट इंटरव्यू में बताया है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी को अब ये दहेज का प्लांट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैपेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसका कंपनी की R&D फैसिलिटी भी है खुद की सिलवासा एंड मुंबई में, तो ये भी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर कंपनी के फाइनेंशियल हम डिस्कस करें तो एक्सेप्शनल फाइनेंशियल है। लास्ट 4 ईयर यानी कि 2017 से फाइनेंशियल ईयर 2020 तक हम डिस्कस करें तो एक्सेप्शनली हाई 32% रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, GDP ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में कंपनी का, मतलब कि इंडिया का क्या रहा है 5 to 6% कैगर, उसके सामने कंपनी 32% कैगर से ग्रो कर रही है, तो एक्सेप्शनली हाई होता है GDP के कंपेयर में इसका रेवेन्यू ग्रोथ। दूसरा देखेंगे दोस्तों पेट ग्रोथ, मतलब कि नेट प्रॉफिट, तो वो है 67% विच इज़ ऑल्सो ग्रेट लास्ट 4 ईयर का कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो 67% एन्युअली कंपनी ग्रो कर रही है CAGR के हिसाब से। इबिटा ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी ने एक्सपांड किया है 9.2% से 17.4% सेम पीरियड में।
जो कि एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो फाइनेंशियल में तो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। दोस्तों अगर कंपैरिजन करते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, तो वहाँ पे है आरती इंडस्ट्री, अतुल, फाइन ऑर्गेनिक्स, विनती ऑर्गेनिक्स। दोस्तों ये चारों कंपनी ग्रेट है। अगर लास्ट 10 ईयर के रिटर्न देखेंगे चारों कंपनी के, तो वो एक्सेप्शनली हाई है। निफ्टी 50 के कोई भी कंपनी ने ऐसे रिटर्न नहीं दिए एक्सेप्ट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ठीक है। तो वहाँ पे इतने एक्सेप्शनली हाई रिटर्न केमिकल कंपनी ने दिए हैं लास्ट 10 ईयर में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें तो रोसारी बायोटेक का वैल्यूएशन निकल के आता है 33.81, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लग सकता है, क्योंकि आरती इंडस्ट्री में आप देखेंगे 30 है, अतुल का पी रेशियो 21, फाइन ऑर्गेनिक्स का 37 एंड विनती ऑर्गेनिक्स का 31। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंपनी आपको लग सकती है, लेकिन दोस्तों आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो वो जस्टिफाइड रहेगा कि क्यों इतना पी रेशियो है। दोस्तों कम पी रेशियो आईआरसीटीसी या फिर आरवीएनएल जैसे गवर्नमेंट कंपनी में ही मिलेगा आईपीओ में, लेकिन जब प्राइवेट कंपनी होती है और वो आईपीओ के थ्रू इतना एक्सेप्शनल ग्रोथ के साथ आती है, तो वो कभी भी कम पी रेशियो पे लिस्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इतना पी रेशियो जस्टिफाई है अगर कंपनी का अगर ग्रोथ देखे तो, ठीक है। इबिडा कंपनी का देखते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट, तो 63% ग्रोथ है कंपनी का CAGR, तो काफ़ी आगे है ये इन चारों कंपनी से, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 67% कैगर से ग्रोथ है कंपनी का। ये चारों कंपनी के कंपेयर में भी कंपनी रोजारी बायोटेक काफ़ी आगे निकल चुकी है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम रिटर्न रेशियो की बात करें, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 32%, जो कि हाईएस्ट है इसके लिस्टेड पीयर्स में। ROCE की बात करें तो वो भी अच्छा है 25%। अगर 15% से ज़्यादा ROE है तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे ROCE में आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो फाइन ऑर्गेनिक्स एंड विनती ऑर्गेनिक्स का भी बहुत ही अच्छा ROCE है, वो है 34-36%, ठीक है। दोस्तों अब IPO की डिटेल के बारे में बात करते हैं। IPO 3 दिन के लिए ओपन होने वाला है, 13, 14 एंड 15 जुलाई तक। 23 जुलाई तक उसका लिस्टिंग होगा, 23 जुलाई पे उसका लिस्टिंग होने वाला है। अगर प्राइस बैंड देखेंगे तो 425 रुपीज़ मैक्सिमम प्राइस बैंड है। मिनिमम 35 लॉट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब मिनिमम 35 शेयर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है नियरली 50,000 रुपीज़। रिजर्वेशन यहाँ पे देखेंगे QIB मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो म्यूचुअल फंड है उसके लिए 50% का रिजर्वेशन है। NII या फिर HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर का 15% है, और रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पे 35% रिजर्वेशन है, ठीक है। IPO दोस्तों बेसिकली देखेंगे तो 496 करोड़ रुपीज़ का IPO है, उसमें से सिर्फ 50 करोड़ रुपीज़ है वो कंपनी अपने लिए यूज़ करेंगी, फ्रेश इशू है, मतलब कि नए शेयर इशू हो रहे हैं। और 446 करोड़ रुपीज़ OFS है, यानी कि ऑफर फॉर सेल, मतलब कि ये प्रमोटर के बैंक अकाउंट में जाएंगे, जो सुनील एंड एडवर्ड है उसके बैंक अकाउंट में जाने वाले हैं, और सिर्फ 50 करोड़ कंपनी में जाने वाला है। दोस्तों ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे पोस्ट IPO, तो वो 73% स्टिल होगी, ठीक है। तो वो भी हाई प्रमोटर होल्डिंग मानी जाती है, ठीक है। तो 95% में से उसकी 73% प्रमोटर होल्डिंग होने वाली है, ठीक है। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर OFS की तरह देखें। फिर भी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे 150 करोड़ ऑलरेडी कंपनी ने रेस कर चुके हैं, और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट दी है। आप देख सकते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, ठीक है, SBI म्यूचुअल फंड, तो सारी बड़ी AMC ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं पैसे एंकर लिस्ट में, ठीक है। तो ये एक IPO में कॉन्फिडेंस दिखता है कंपनी का। अगर मार्केट कैप पोस्ट IPO निकालेंगे तो 2200 करोड़ नियरली निकल के आता है, तो मतलब ये कि एक स्मॉल कैप कंपनी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं कि कंपनी में रिस्क क्या है, IPO में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं है। तो पहला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क है कि कोविड-19 का अननोन रिस्क है, जो कोई भी नहीं जानता, ठीक है। अगर मार्केट क्रैश कर जाता है कोविड-19 के कॉन्सिक्वेंस की वजह से, तो ये कंपनी भी क्रैश कर जाएंगी। अगर 30-40% मार्केट क्रैश करता है तो हो सकता है कि ये 40-50% भी कंपनी क्रैश कर सकती है। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा होता है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि कम प्राइस में आप उसको खरीद सकते हो, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद जब भी थिंग्स नॉर्मल हो जाएंगी तब ये कंपनी ज़्यादा फास्ट रिकवर कर पाएंगी बाकी की कंपनी के कंपेयर में, क्योंकि इसके फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है, ठीक है। कंपनी के पास इतना सारा डेट भी नहीं है, जो आगे हम देखेंगे।
दोस्तों दूसरा रिस्क है कि हाई डिपेंडेंस ऑन टेक्सटाइल सेक्टर। रिसेंटली आप देखेंगे तो 44% रेवेन्यू कंपनी के टेक्सटाइल सेक्टर में से आते हैं। अगर टेक्सटाइल सेक्टर में कोई दिक्कत आ जाती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा ही इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आप देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 18 में उसका 71% रेवेन्यू सेगमेंट था टेक्सटाइल सेगमेंट में से, तो वो हो गया है 44%। मतलब कंपनी ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रही है। रिसेंटली कंपनी ने मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में बताया है कि जो उसका होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट है वो कोविड-19 में एक्चुअली ग्रो करा है। सैनिटाइजर, हैंड वॉश, डिटर्जेंट की डिमांड एक्चुअली बढ़ गई है। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है अपना रिस्क। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर को लेके। ठीक है, और कंपनी ने ये भी बोला है कि फ्यूचर में वो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स एंड वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स भी बनाने वाली है। ठीक है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों तीसरा रिस्क यहाँ पे आ जाता है हाई कंपटीशन फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स। ठीक है, तो कंपनी को काफ़ी कंपिटिटिव होना पड़ेगा अगर मार्केट में टिकना है तो। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की जनरली। अगर कंपनी के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है तो हो सकता है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन भी लेनी पड़े अपने वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है इस आईपीओ में और ये कंपनी में। तो पहली चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो है एक्सेप्शनल सेल्स ग्रोथ एंड पैट ग्रोथ। आप देखिए उसके सारे लिस्टेड पीयर से उसने काफ़ी हद तक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, वो एक मल्टीबैगर काइंड ऑफ ग्रोथ है। अगर कंपनी कंटिन्यू करती है ऐसे ही फाइनेंशियल, तो डेफिनेटली आपको कंपनी 40-50% कैगर रिटर्न दे सकती है। ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल होने चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज़ है डेब्ट इक्विटी, जो कि है 0.3। कंपनी के रिसेंटली 65 करोड़ के लॉन्ग टर्म डेब्ट है और मैनेजमेंट ने बताया है कि पोस्ट आईपीओ कंपनी कंप्लीटली डेब्ट फ्री होने वाली है। ठीक है, तो वो भी कम हो जाएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 हो जाएगा कंपनी का पोस्ट आईपीओ। तो एक वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंपनी की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सिलवासा एंड दादरा एंड नगर हवेली में, हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, दहेज के प्लांट भी ऑलरेडी कंपनी का बन रहा है। ठीक है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि शुड यू अप्लाई। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो थर्ड डे पे आप सब्सक्रिप्शन फिगर देखें। अगर कंपनी का 50x 100x टाइम सब्सक्रिप्शन होता है तो डेफिनेटली आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। करंटली अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्राइस चल रही है 30-35% प्रीमियम पे। उसका सीधा मतलब दोस्तों यही है कि अगर 15,000 का अगर आपका एक लॉट लगता है तो आपका 5,000 रुपीज़ का मुनाफा लिस्टिंग डे पे ही हो जाएगा अगर जीएमपी सेम रहती है तो, मार्केट स्टेबल रहता है तो। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पूछते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप मल्टीबैगर काइंड ऑफ रिटर्न चाहते हो, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप का रिस्क लेके, तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक जितनी सेफ्टी नहीं मिलती क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, लार्ज कैप कंपनी, लेकिन वहाँ पे आपको रिटर्न भी इतना नहीं मिलता। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेके मल्टीबैगर काइंड ऑफ रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं खुद इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाला हूँ अगर सब्सक्रिप्शन फिगर बहुत ही अच्छी रहती है, 50x 100x रहती है थर्ड डे तो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट कर सकते हो। फेसबुक में हमारा ग्रुप भी है स्टॉक मार्केट इंडिया, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय।